ये आपको लाइफ साइकिल दिख रही होंगी। देखो यहाँ पे तीन तरह की लाइफ साइकिल प्लांट में पाई जाती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इसी को हम लोग बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो पूरे प्लांट किंगडम में सिर्फ तीन तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि ये जो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड गैमीट हैं, ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड गैमीट ये आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइज करते हैं और यहाँ पे जाइगोट बन जाता है। जाइगोट एक अकेली डिप्लॉइड सेल पाई जाती है लाइफ साइकिल, है ना। तो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल में अगर किसी प्लांट की लाइफ साइकिल 100 डेज की है तो जाइगोटिक लाइफ साइकिल के लिए सिर्फ एक दिन होगा। मतलब कि मैक्सिमम टाइम पे उसमें जो डोमिनेट करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड बॉडी होती है। और यहां पर जाइगोट के अंदर ही, तो जाइगोट कैसा होता है, जाइगोट डिप्लॉइड है और ये यूनिसेलुलर होता है। जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है, यहां पर मियोसिस को हम लोग बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। तो जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है, जाइगोटिक मियोसिस होता है और फिर से क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और स्पोर जर्मिनेट करते हैं और एडल्ट बन जाता है। इस तरह से मैक्सिमम टाइम पे, मैक्सिमम लाइफ साइकिल का मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है उसमें हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही डोमिनेट करता है। ऐसी लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है कुछ एल्गी हैं जैसे स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा है ना। और किसमें पाया जाता है, स्पाइरोगाइरा होगा यूलोथ्रिक्स, ये भी मैंने आपको बताया था एग्जांपल में, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। और कारा मैंने आपको दिखाया था, याद है ना, कारा में पाया जाता है। तो इनमें पाई जाती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जांपल। ये आपके स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूल में जरूर पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी, डेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो होती है, लास्ट वाली डेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो होती है जिसमें पूरे लाइफ में डेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही डोमिनेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो एंजियोस्पर्म्स, मोनोकॉट या डाइकॉट एंजियोस्पर्म। दूसरे जिम्नोस्पर्म के साथ भी यही कहानी है, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जितने भी हमको प्लांट बॉडीज दिखाई देती है मैक्सिमम लाइफ टाइम के लिए, वो डिप्लॉइड बॉडीज होती हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो एडल्ट पे कन्वर्ट आता है। फिर इसके बाद एडल्ट, एडल्ट की बॉडी के अंदर जहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वहां पर मियोसिस होती है। तो मियोसिस कब होती है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे होती है। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे गैमेटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस। तो गैमीट में मियोसिस होती है और गैमेटिक मियोसिस होकर यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, एग और स्पर्म, वो फर्टिलाइज करती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे पॉलन ग्रेन और एग बहुत थोड़े टाइम के लिए बनते हैं। तो हैप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म होता है या हैप्लॉइड स्टेज होती है बहुत थोड़े समय के लिए आती है। मैक्सिमम टाइम पे डिप्लॉइड लाइफ साइकिल और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म डोमिनेट करता है, इसीलिए इसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होता है, आपको दो तरह के प्लांट दिखाई देंगे, हैप्लॉइड प्लांट दिखाई देगा और डिप्लॉइड, दोनों ही आधा आधा लाइफ टाइम स्पेंड करेंगे। आप मुझे एग्जांपल बताओ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एग्जांपल बताओ, कौन बताएगा। मैं देखना चाह रहा हूं आपने कितने मन से पढ़ा हुआ है प्लांट किंगडम, जो मैंने आपको पढ़ाया है इतने अच्छे से। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मुझे एग्जांपल बताइए, और आपको बताना पड़ेगा, आप इंटरनेट पे या बुक पे देख के नहीं बता सकते। बताओ भाई, एनीवन ऑफ यू। अरे फ्यूनेरिया, और वी कैन से राइट, वेरी गुड, फ्यूनेरिया, है ना। तो अब आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग फ्यूनेरिया पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने देखा होगा कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म थे, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, है ना। जब हम टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे थे वहां पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दिए थे, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। एक तो हार्ट शेप था और दूसरा आपने देखा था वो फ्रॉन्ट जिसमें निकली हुई थी, है ना। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, एक गैमेटोफाइट होता है, प्रॉपर प्लांट होता है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे डाइमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, दो तरह के प्लांट पाए जाते हैं, एक प्लांट जिसकी बॉडी हैप्लॉइड होगी, दूसरा प्लांट जिसकी बॉडी डिप्लॉइड होगी। तो यहां पर हैप्लॉइड बॉडी वाले को हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमेटोफाइट पे आपने देखा था एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बन रहे थे, वहां पर आपने देखा था स्पर्म और एग का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट भी लंबे समय तक सर्वाइव करता है। स्पोरोफाइट में स्पोरोगोनियम बनते हैं, उसके अंदर मियोसिस होती है, स्पोर्स बनते हैं, फिर से गैमेटोफाइट बनता है। तो यहाँ पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म डोमिनेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एग्जाम्पल। तो इसका है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट और
टेरिडोफाइट। ड्रायोप्टेरिस में अभी आपने देखा था सेम तरह का। क्लियर है भाई सबको? हाँ जी, यस सर। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा और मैं आपको लिखवा देता हूं, चलिए नोट करिए। चलिए नोट करिए। पहले हेडिंग डालेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। There is a single vegetative individual. There is a single vegetative individual or somatic phase. It is haploid and often called. It is haploid and often called. सर वेजिटेटिव की बात करें। There is a single vegetative individual or somatic phase. It is haploid. It is haploid and often called gametophyte. Full stop. It can multiply vegetatively. It can multiply vegetatively and gives rise gamete and gives rise gamete. The zygote is only, full stop, the zygote is only diploid stage. The zygote is only diploid stage. Full stop. It do not gives rise any structure. It do not gives rise any structure, but undergoes meiosis. Full stop. Example: Spirogyra, Ulothrix एंड कारा। सब ग्रीन एल्गी हैं और सब ग्रीन एल्गी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एल्गी वाले चैप्टर में। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, there is a single somatic or vegetative phase. There is a single somatic or vegetative individual. Full stop. It is diploid. It is diploid and often called sporophyte. It is diploid and often called sporophyte. Next point. It may multiply vegetatively by producing spores. Meiosis occurs in plant body. Meiosis occurs in the plant body at the time of gamete formation. Gametes are the only haploid structure.
in life cycle, full stop. Alternation of generation is absent. Example, gymnosperm, angiosperms, कुछ एल्गी में पाया जाता है, फ्यूकस, फ्यूकस एंड सार्गेसम एल्गी, फ्यूकस एंड सार्गेसम एल्गी। फ्यूकस और सार्गेसम कौन से एल्गी हैं, कहां पे, मतलब किस टाइप के एल्गी हैं? फ्यूकस एंड सार्गेसम, जल्दी बताओ, फ्यूकस और सार्गेसम कैसे एल्गी हैं? रेड, ब्राउन, ग्रीन एल्गी कौन से एल्गी हैं? Sir, I think fucus is brown algae. वेरी गुड, एक्सलेंट, फ्यूकस इज ब्राउन एल्गी, वेरी गुड। और सार्गेसम? सार्गेसम इज ग्रीन एल्गी एक्चुअली। एक सार्गेसो सी है, और सार्गेसो सी है हमारा नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के नीचे की तरफ, और दिस इज द लार्जेस्ट फिशिंग जोन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पे फिशिंग ज्यादा हो नहीं पाती है, तो इस सी को हम लोग सार्गेसो सार्गेसो सी बोलते हैं, कि सार्गेसम वहाँ बहुत एबंडेंटली पाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें फिशेस तो बहुत पाई जाती हैं, बट लेकिन शिप फंस जाते हैं इस एल्गी की वजह से। नेक्स्ट, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अब इसमें आधे टाइम पे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, आधे टाइम पे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नोट करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ लाइफ हिस्ट्री, in this type of life history, sequential reoccurrence of two type of individual, sequential reoccurrence of two type of individual, haploid and diploid, sequential reoccurrence of well developed two type of organism, gametophyte and sporophyte, full stop. Meiosis takes place at the time of meiospore formation. Meiosis takes place at the time of meiospore formation, full stop. Haploid meiospore germinate, haploid meiospore germinate and gives rise gametophyte, full stop. Gametophyte produces haploid gametes which fuse to form zygote, full stop. Zygote germinate and again gives rise a sporophytic thallus. Example, bryophyte, pteridophytes, etc. ठीक है भाई,
सर स्पोरोफिटिक क्या बताया था आपने? गिव्स राइज अगेन स्पोरोफिटिक थैलस। ओके सर। किसी को कोई डाउट? नए वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? अलमाई समझ आया क्या? यस। श्रेष्ठा समझ आया? श्रेष्ठा, इज इट क्लियर टू यू? बोलो भाई। तो देखो ये हमारा था प्लांट किंगडम, है ना। अब हम नया एक पार्ट शुरू करेंगे, मींस नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको समझनी है। जैसे कई बार आप चाहे अपनी एनसीईआरटी पढ़ें, चाहे आप कोई सी भी बुक पढ़ें, बार बार आपको वहां पे टर्म्स मिलेंगे, सीलोमिक कैविटी इज प्रेजेंट, ऑर्गेनिज्म इज डिप्लोब्लास्टिक, इट हैव टू लेयर बट द मिडिल लेयर इज मीजोग्लोइया, ठीक है। दे आर स्यूडोसोलोमिक, ट्रू सीलोमिक, ऐसे बहुत सारे और आप लोग ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है, मींस बेसिक फीचर है एनिमल किंगडम। अनटिल अनलेस वो आपको नहीं क्लियर है तब तक आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के तो पहले आप स्टार्ट कीजिए, है ना, हेडिंग डालिए एनिमल किंगडम, ठीक है। तो एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किस बेसिस पे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है ना। देखो, तो एनिमल किंगडम को हम लोग किस किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, एनिमल किंगडम और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आपकी हेडिंग होगी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो कैसे ऑर्गेनाइज हो सकती है। तो सबसे पहले जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म बने उन पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था सेलुलर। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई बता सकता है इसका मतलब क्या हुआ? तो फर्स्ट है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो पहला सेलुलर, क्या आप बता सकते हो आप इसका क्या मतलब हुआ? देखो, यहाँ पे क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग देखते हैं स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस क्या होता है, ये बहुत सारी सेल से मिलके बने हुए होते हैं और इन सेल्स का आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्शन नहीं, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा कि सबसे पहले सेल बनती है, तो बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती हैं? बोलो भाई, टिश्यूज। तो जब सेल्स को अलग अलग काम दे दिया जाता है, मतलब सेल्स में डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाती हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, जल्दी बताओ भाई? ऑर्गन। ऑर्गन बनाते हैं, है ना। तो बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, जिसको नहीं पता हो लिखते आना। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये है। अब हम सेल्स को, भाई ये बहुत सारी सेल्स है तो हम उसको टिश्यू क्यों नहीं कहते? एक्चुअली किसी भी सेल्स को टिश्यू कब कह सकते हैं मैं बता चुका हूं, बताओ भाई कौन बताएगा? सेल्स को टिश्यू कब बोलेंगे? एल्गी में बताया मैंने, बोलो भाई। नहीं बताया? या तो ये कह दो कि सर आपने नहीं बताया, और या फिर मुझे बताओ। कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब कि ध्यान से पढ़ाई नहीं की गई है। मैंने आपको बताया था कि दो सेल्स के बीच में, सपोज दैट ये दो सेल्स हैं, तो हम सेल को टिश्यूज कब बोल सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे ये सेल्स हैं, तो ये बहुत सारी सेल्स का कलेक्शन है,
ये 4 सेल्स हैं, ये चारों सेल आपस में एक साथ एक पर्टिकुलर, है ना, ये चारों सेल आपस में एक ये चारों सेल आपस में एक साथ एक किसी भी मस्कुलर पार्ट या किसी भी पार्ट से इंटरकनेक्टेड है। तो हम इनको टिश्यू नहीं कह सकते, ये अलग-अलग सेल हैं, ये अलग-अलग आपस में इनका कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। इसे हम टिश्यू नहीं कहेंगे, इसे क्या बोलेंगे? स्पॉन्जेस में ऐसा ही होता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ कनेक्शन। सेलुलर लेवल ऑफ कनेक्शन। मैं पूरी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको नहीं समझ आए तो आप प्लीज तुरंत आप पूछिएगा, बट जबरदस्ती में हाँ नहीं बोल देना, ठीक है? अब देखो दूसरा क्या होता है, फिर इसको टिश्यू कब बोलेंगे? देखिए, अगर ये प्लांट सेल है या ये एनिमल सेल है, तो सपोज दैट ये दूसरा भी एक ग्रुप है, ये भी 4 सेल का कलेक्शन है, तो क्या मैं इसको टिश्यू बोल सकता हूँ? मैं इसको टिश्यू कब बोल सकता हूँ? अभी क्या है कि यहाँ पर इनमें सेल्स के बीच में यहाँ पर कुछ इंटरकनेक्शन, यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर की हेल्प से इसका प्रोटोप्लाज्म आपस में मटेरियल का एक्सचेंज कर सकता है। तो सब सेल्स के बीच में इस तरह के इंटरकनेक्शन पाए जाते हैं। अगर ये प्लांट सेल है, तो वो जो छेद पाए जा रहे हैं, जो होल पाए जाते हैं, जो इंटरकनेक्शंस पाए जा रहे हैं, इनको हम लोग कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्माटा, अगर दो सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा है और सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो ऐसे सेल्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। अगर ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाए जाते। इन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इन्हें कहते हैं सेल जंक्शन। तो अगर किन्हीं दो बी सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा या सेल जंक्शन मौजूद हैं, तो ऐसे सेल के कलेक्शन को क्या बोला जाएगा? इसे टिश्यू कहा जाएगा। लेकिन अगर किन्हीं दो या दो से ज्यादा सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा या सेलुलर कनेक्शंस नहीं मौजूद हैं, तो उन्हें टिश्यूज नहीं कहा जाएगा, उन्हें जस्ट हम सेल्स का कलेक्शन बोलेंगे। तो स्पॉन्जेस में क्या होता है? इट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मींस दैट इज द कलेक्शन ऑफ सेल, देयर इज नो टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई दिस लेवल इज कॉल्ड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ भाई, बोलो Yes, भाई, sir. हाँ कुछ तो बोलो। Yes, sir. ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। चलिए, level of organization. First, cellular level of organization. Here, the organism is just collection of cell, just collection of cell. There is no division of labor. There is no division of labor in cells, and tissues are absent, and tissues are absent. Example, sponges. Example, sponges. और साइड में लिख लेना टिश्यूज किनको बोलते हैं। So if there is plasmodesmata or cell junctions, if there is plasmodesmata or cell junctions are present between group of cells, we call them tissue. नोट कर लिया? Yes, sir.
सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहला क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर क्या होता है, सेल्स मिलकर टिश्यू बना लेती हैं, और ये कहां पे पाया जाता है, ये पाया जाता है निडेरियंस में, है ना। दिस इज फाउंड इन निडेरियंस। निडेरियंस मतलब क्या हुआ, हाइड्रा जैसे एग्जांपल, है ना। तो नोट करेंगे हियर the division of labor in cells, here the division of labor in cells takes place, and division of labor in cells takes place, and the body is of organism, and the body of organism is made up of tissues. अब थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब यहां पर क्या होता है, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बना लेते हैं, है ना। तो मतलब हाइड्रा में कोई ऑर्गन नहीं पाए जाते होंगे, तो जिनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, उनमें बॉडी में टिश्यूज तो पाए जाते हैं लेकिन ऑर्गन्स नहीं पाए। ऑर्गन क्या होते हैं, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब ऑर्गन्स होते हैं। तो नोट करेंगे here the tissues are organized, here the tissues are organized in the form of organ system, full stop, except sponges पहले वाले and cnidarians, except sponges and cnidarians, all animal of kingdom, all animal of kingdom have organ system level organization. ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है बॉडी प्लान। सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिखिए। तो पहला क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी किस लेवल पे, सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइज है, टिश्यू से बनी हुई है, ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है। सेकेंड है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी प्लान्स। बॉडी प्लान्स, बॉडी प्लान में नोट करेंगे तो यहां पे क्या होता है, सबसे पहले होता है, समझिए। तो पहला क्या होगा, पहला तो सेल का कनेक्शन है बॉडी, है ना। तो पहला वही, जैसे सेलुलर लेवल ऑफ रेंज, उसको क्या बोलते हैं, सेल एग्रीगेशन। मतलब बॉडी में कोई प्लान ही नहीं है, बॉडी का कोई प्लान ही नहीं है, बॉडी का कुछ अपना सिस्टम ही नहीं है, वो जस्ट सेल्स का कनेक्शन है। सेम आपको पता है स्पॉन्जेस में पाई जाती है ना। तो बॉडी इज जस्ट, नोट करेंगे, बॉडी इज जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल, बॉडी इज जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल like sponges, body is just collection of cell like sponges. Next, दूसरा क्या है, उसे हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड सैक प्लान। ब्लाइंड सैक प्लान, ब्लाइंड सैक प्लान का मतलब होता है कि पूरी बॉडी में, जैसे कि आप देखते हैं निडेरियंस में, तो पूरी बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है, वही फूड लेने का काम करेगी और वही एक्सक्रीशन का काम करेगी, है ना। जैसे कि हाइड्रा में, निडेरियंस में, तो निडेरियंस में क्या होता है, ये जो, अच्छा, जब कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर हो जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह ही फंक्शन करे, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बोलो भाई क्या बोलते हैं। माउथ
उसको नहीं बोलते हैं, कुछ और कहते हैं। कौन बताएगा? एनी वन ऑफ यू? बताओ भाई। जब माउथ और एनस एक ही पोर हो, उसी पोर से फूड, तो इसमें क्या होता है, ये लोग यहीं से फूड खाते हैं और यहीं से फूड क्या करते हैं, यहीं से फूड खाते हैं, और एक्सक्रीटरी जो मटेरियल होता है उसको भी यहीं से एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से बाहर निकालने के लिए। अरे उसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम, नोट करो। व्हेन, इसको ब्लाइंड सैक प्लान बोलते हैं, जब सिर्फ एक ही पोर पूरी बॉडी में। व्हेन there is single opening for outside which work as both mouth and anus. This kind of body plan is called blind sack plan. Full stop. Example, Cnidarians. ठीक है। तीसरा प्लान होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। तो पहला हो गया सेल एग्रीगेट, दूसरा हो गया ब्लाइंड सैक प्लान, और थर्ड है, तो थर्ड वन इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो पहला ट्यूब मानते हैं हम बॉडी कैविटी। देखो जैसे क्या हुआ, पहला ट्यूब हमने मान लिया ये जो बॉडी है, तो फिश है, और फिश की बॉडी पहला ट्यूब ये है। तो फिश हो गई, और फिश के अंदर एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब पड़ा है। वो दूसरा ट्यूब क्या है? वो एलिमेंट्री कैनाल है। इस एलिमेंट्री कैनाल, तो यहां से माउथ से स्टार्ट होगा, और ये पिछला वाला हिस्सा ये इसका एनस हो जाएगा, ये स्टमक हो गया, ये एनस हो जाएगा। तो दिस इज माउथ। तो हमने एक ट्यूब मान लिया एलिमेंट्री कैनाल को, माउथ, एंड दिस इज एनस, एंड दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्यूब हो गया बॉडी वॉल, है ना, और दूसरा ट्यूब क्या हो गया, ये अंदर वाला डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। नोट करेंगे। इन दिस प्लान देयर आर टू ट्यूब्स, देयर आर टू ट्यूब्स, वन इज फॉर्म्ड बाय body wall, one is formed by body wall, and another is formed by, one is formed by body wall and another is formed by alimentary canal. This is called tube within tube plan. ठीक है। थर्ड, तो पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बॉडी प्लान। अब थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या, एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करने का तीसरा क्या है, तो नोट करेंगे। थर्ड है दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री, है ना। तो सिमेट्री तो आपको पता है, मैं आपको सिमेट्री दिखा देता हूँ कि सिमेट्री कितने कितने टाइप की होती है। सिमेट्री, देखो मेनली तीन तरह सिमेट्री पाई जाती है ना। तो सिमेट्री में आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या है, ये एक्चुअली स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस में आप देख पा रहे होंगे, ये स्पॉन्जेस। तो दिस इज ये एग्जांपल, स्पॉन्जेस का डायग्राम दिया हुआ है, और ये क्या है, दिस इज जेलीफिश,
ये जेलीफिश का एग्जांपल दिया हुआ है एंड दिस इज बी, बी का एग्जांपल दिया हुआ है, इंसेक्ट का एग्जांपल दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इस बॉडी को दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड किया जा सकता है। इस तरह की बॉडीज जिनको टू इक्वल पार्ट में कहीं से भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, उन बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये कैसा है, तो सबसे पहली जो सिमेट्री हो गई, तो फर्स्ट इज एसिमेट्रिकल, है ना। तो एसिमेट्रिकल जो होती हैं उनको, सॉरी, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, तो एसिमेट्रिकल बॉडी दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री भी स्पॉन्जेस में पाई जाती है। स्फेरिकल सिमेट्री क्या पाई जाती है, एक स्पॉन्ज होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्जिला, तो वो ऐसे शेप का होता है, इस तरह की गोल गोल शेप का होता है। अब इसको आप कहीं से भी डिवाइड करो, किसी भी प्लेन से डिवाइड, सेंटर से पास होने वाली लाइन कहीं से भी इसको डिवाइड करें, तो इसको हम यहाँ से डिवाइड करें, यहाँ से डिवाइड करें, यहाँ से डिवाइड करें, किधर से भी डिवाइड करो, ऊपर से आप डिवाइड कर लो, कहीं से भी आप इस प्लेन में डिवाइड करो, इस प्लेन में डिवाइड करो, इस प्लेन में डिवाइड करो, कहीं से भी सेंटर से पास होने वाली लाइन से डिवाइड करो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो दूसरी जो सिमेट्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, तीसरी वाली सिमेट्री क्या होती है, थर्ड सिमेट्री। थर्ड सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री। थर्ड सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब होता है, आप अपर साइड से, है ना, तो इसके सेंटर आप, लेकिन काटना सिर्फ ऊपर वाले प्लेन से पड़ेगा, आप अपर साइड से कहीं से भी सेंटर से पास होने वाली लाइन से डिवाइड करेंगे, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो ऐसी सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो तीसरी हो गई रेडियल। तो रेडियल और स्फेरिकल में ही फर्क है। रेडियल वाले में क्या है, अपर साइड से ही, डॉर्सिवेंट्रल अपर साइड से ही डिवाइड करना पड़ेगा सेंटर से एक्स जाने वाली लाइन से, तो दो इक्वल पार्ट में। लेकिन अगर अपन ऐसे इसको डिवाइड करें हॉरिजॉन्टल, तो नहीं डिवाइड होगा। ये चीज सिर्फ स्फेरिकल वाले में होगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रेडियल। और दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या है, चौथा, सॉरी, बाइलेटरल। तो चौथा है बाइलेटरल। बाइलेटरल में सिमेट्री में क्या होती है कि सिर्फ एक लाइन होती है, सिंगल लाइन से इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, लेफ्ट और राइट। तो जैसे इंसेक्ट्स पे, ह्यूमन में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, तो दिस इज सिमेट्री। क्लियर है, तो नोट करिए सिमेट्री। फर्स्ट एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल बॉडी नोट करेंगे, दिस इज फाउंड इन sponges where body cannot be divided. It is found in sponges where body cannot be divided into two equal parts. Next, spherical symmetry. Spherical symmetry. Here, the body of individual, here the body of individual can be divided into similar half by any plane, into similar half by any plane passing through the center. Example, स्पॉन्जिला, ये एक तरह का स्पॉन्ज, ये भी एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्जिला एंड कोरल्स, स्पॉन्जिला एंड कोरल्स। अब मैं बताऊंगा आगे कोरल्स क्या होते हैं, ये आपको जब मैं पढ़ाऊंगा सिलेंड्रेट तो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, रेडियल सिमेट्री। In radial symmetry, body of individual can be divided into equal half, can be divided into equal half by any plane
passing through center, any plane passing through center from top to bottom, any plane passing through center from top to bottom, full stop. Example, jellyfish, starfish, jellyfish, starfish. Next, bilateral symmetry. The body can be divided into two equal halves. Body can be divided into two equal halves by single plane. Example, insect, all vertebrate, insects and all vertebrate. क्लियर है भाई? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर अगर सर हम स्पॉन्जिला और कोरल्स को सर अगर हम मतलब वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो सर वो रेडियल सिमेट्रिकल से नहीं डिवाइड होंगे? नहीं, रेडियल कैसे उसको बोलेंगे? रेडियल तो टॉप टू बॉटम सिर्फ हो सकता है, लेकिन रेडियल हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता। लेकिन स्पॉन्जिला एक गोल बॉल है, उसको चाहे मैं यहां से काटूं, इस प्लेन से भी काटूं, तो भी तो दो इक्वल में हो जाएगी। बट सर अगर ऊपर से काटेंगे तब भी तो हो नहीं सकते सर दो। तो ऊपर से भी काटेंगे तो उसको हम किसी भी प्लेन से काट सकते हैं, लेकिन इसके साथ शर्त है, इसको किसी भी प्लेन से नहीं काट सकते, टॉप टू बॉटम ही काट सकते। समझ गए? ओके सर। तो जो स्फेरिकल है, सिमेट्री है, उसको हम रेडियली काट सकते हैं, लेकिन रेडियल सिमेट्रिकल को हम स्फेरिकली नहीं काट सकते। यस सर, ये पूछ रहा था। है ना? ठीक, ओके। तो चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। और ये हो गया प्लेन्स। देखो एक चीज और बता देता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट लेना, इसको मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ये टर्म्स है, बड़ी बेसिक चीजें हैं। तो जैसे हम किसी भी चीज को, है ना, ये इसका जैसे किसी चीज को ऐसे डिवाइड किया जाए, है ना, ऐसे डिवाइड किया, ये रेड वाली लाइन के थ्रू, इसको हम फ्रंटल प्लेन बोलते हैं। ठीक है? और किसी चीज को ऐसे डिवाइड किया जाए, इसको ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं। ठीक है? क्लियर? और अब देखो, ये आगे वाली जो साइड होती है, इसे हम लोग बोलते हैं, ऊपर वाली साइड ये वाली, इसको हम लोग बोलेंगे डोर्सल साइड। देखो ऊपर की तरफ अलग तरह की दिख रही है, नीचे की तरफ अलग, तो इसको क्या बोलेंगे? नीचे वाले को वेंट्रल साइड। तो नीचे वाली साइड को वेंट्रल साइड बोलेंगे, ऊपर वाले को डोर्सल, नीचे वाले को वेंट्रल साइड बोलेंगे, है ना? और ये पीछे वाले पार्ट को, पूंछ वाले पार्ट को पोस्टीरियर साइड बोलेंगे, है ना? मुंह वाले पार्ट को एंटीरियर साइड बोलेंगे, ना, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल। ठीक है? क्लियर? तो ये भी नोट कर लो, बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीज थी। अब एक और बात, है ना, डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है ना? तो देखो, ये भी हम लोग आ जाते हैं। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट में कैसा होता है डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये दो तरह के डेवलपमेंटल होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हेडिंग डालेंगे। तो फोर्थ हो गया डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल।
देखो क्या होता है कि सबसे पहले आप समझिए बात को ध्यान से, मेरी बात को गौर से समझिएगा। तो ये एग हो गया और ये स्पर्म हो गया। एग और स्पर्म आपस में फ्यूज करते हैं, तो एग हैप्लॉइड होता है और स्पर्म हैप्लॉइड होता है। दोनों मिलकर के एक यूनिसेलुलर डिप्लॉइड बॉडी बनाते हैं। तो डिप्लॉइड बॉडी है और कैसी है? यूनिसेलुलर, है ना। और क्या बोला मैंने इसको? ये डिप्लॉइड बॉडी है ना। तो हम लोग इस यूनिसेलुलर डिप्लॉइड बॉडी को कहते हैं क्या है? इसे जाइगोट कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? दे आर गैमीट, है ना। तो गैमीट गैमीट मिलके जाइगोट बनाते हैं। तो गैमीट मिलके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट और डिवाइड करता है, और जाइगोट और डिवाइड करके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। डिवाइड करते हैं इस तरह से, डाइगोट डिवाइड करके ये एक डिप्लॉइड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है। इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एम्ब्रियो कहते हैं, है ना। एम्ब्रियो का अब क्या होता है? फर्दर एम्ब्रियो एक बहुत सारी सेल्स का क्या है? कलेक्शन है। तो बहुत सारी सेल्स का गुच्छा है, ठीक है। आप ऐसे बना लीजिएगा, आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ जैसे। तो ये क्या है? ये इसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। अब फर्दर क्या होता है कि फर्दर एम्ब्रियो में, कुछ एम्ब्रियो में, है ना, 2 लेयर बन जाती है। तो एम्ब्रियो की जो बॉडी है वो 2 लेयर में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? फर्दर एम्ब्रियो में, फर्दर एम्ब्रियो में 2 लेयर बन जाती हैं। एक ये लेयर बन गई, दूसरी ये लेयर बन गई, है ना। तो अब क्या होता है? इस तरह से 2 लेयर बन जाती हैं। तो बाहर वाली जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, ठीक है। और जो अंदर वाली लेयर बनी है उसको कहते हैं एंडोडर्म। तो 2 सेल की लेयर बनी हुई है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये सेलुलर लेयर है। इनके बीच में, है ना, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, इनके बीच में यहाँ पर, तो यहाँ पर एक लिक्विड सेलुलर लेयर पाई जाती है ना। इनके बीच में यहाँ पर एक लिक्विड सेलुलर लेयर पाई जाती है। दिस इज लिक्विड सेलुलर लेयर। और इस लिक्विड सेलुलर लेयर को हम लोग कहते क्या हैं? इसे कहते हैं मीजोग्लोइया। तो मीजोग्लोइया जो होती है वो सेल की लेयर नहीं होती है, ये इसकी लिक्विड की और इसके बीच में अमीबा जैसी सेल्स पड़ी होती है, इसको मीजोग्लोइया कहते हैं। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, मीन्स 2 लेयर में डिवाइड हो जाए, एक्टोडर्म और एंडोडर्म उसमें पाई जाए, तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। एक दूसरे तरह के एनिमल्स होते हैं, उनका जो उनकी जो बॉडी होती है, उनका जो एम्ब्रियो होता है वो 3 लेयर में डिवाइडेड होता है ना। तो पहली ये लेयर हो गई, और फिर उसके ऊपर एक और लेयर बन गई, ठीक है? और इसके भी ऊपर एक और लेयर बन जाती है, तीसरी लेयर। ये 3 लेयर का बन गया, है ना, 3 लेयर बन गई, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम लोग कहेंगे क्या? तो यहाँ पे तीनों लेयर को क्या बोलेंगे? सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एंडोडर्म। उसके ऊपर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं मीजोडर्म, और सबसे बाहर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के एम्ब्रियो को, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, है ना। तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल थे। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनका एम्ब्रियो 2 लेयर में डिवाइड होता है, और इन्हीं दोनों लेयर से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे जो हेयर बने होते हैं, हमारी स्किन होती है, वो सब एक्टोडर्म से बनी होती है। हमारा जो अंदर एंडोस्केलेटन होता है वो एंडोडर्म से बना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं
डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट। बताइए, समझ में आया आपको? क्लियर है भाई सबको? चलो नोट करो इसको। नोट कर लीजिए, नोट करके बताइए भाई मुझे। यस सर, रिटन। ठीक है, ओके, नोट करें। द एम्ब्रियो ऑफ पोरीफेरा एंड निडेरियंस, मैं स्पेलिंग लिख लेता हूं, गलत मत लिखिएगा। द एम्ब्रियो ऑफ, तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, पोरीफेरा एंड निडेरियन में CNI है, निडेरियन। अभी दोनों फाइलम क्लियर हो जाएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। द एम्ब्रियो ऑफ पोरीफेरा एंड निडेरियंस हैव टू जर्मिनल लेयर। द एम्ब्रियो ऑफ पोरीफेरा एंड निडेरियंस हैव टू germinal layer, ectoderm and endoderm. Full stop. These animals are called diploblastic. Full stop. इसी में लिखेंगे there is a undifferentiated layer. There is a undifferentiated layer called mesogloia, which is made up of a liquid, and free cells. Next paragraph लिखेंगे the embryo of all other animal except above two, मतलब पोरीफेरा और निडेरियंस, the embryo of all other animal except above two have three germinal layer, ectoderm, mesoderm and endoderm. Full stop. These animals are called triploblastic animals. ठीक है, तो ये हो गया भाई डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एक चीज और समझिए, सेगमेंटेशन फोर्थ हो गया, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है सेगमेंटेशन। तो देखिए अब सेगमेंटेशन का क्या मतलब है, सेगमेंट माने होता है चेंबर, है ना। तो सबसे पहला होता है ट्रू सेगमेंटेशन, है ना।
करो भाई। देखो, तो सबसे पहला है सेगमेंटेशन में मेटामेरिक सेगमेंटेशन, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन को ही हम लोग बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। वो ध्यान समझना, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यहां पर क्या है कि सपोज दैट कोई ऑर्गेनिज्म है, तो वो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बाहर से भी कई सारे सेगमेंट में डिवाइड है। सेगमेंट मतलब चेंबर में, इस तरह से बाहर से भी दिखती है चेंबर में, और इंटरनली भी सेगमेंट में डिवाइडेड है। इस तरह के सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बाहर से भी, ये कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी बाहर से भी सेगमेंट में डिवाइडेड है और अंदर से भी सेगमेंट में डिवाइडेड है। ऐसे सेगमेंट को मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, है ना। मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है एनेलिडा में, ऑर्थोपोडा में। एनेलिडा मतलब केंचुआ जिसको बोलते हैं, एनेलिडा। अर्थवॉर्म या केंचुआ जिसे बोलते हैं, अर्थवॉर्म, है ना। और एनेलिडा के बाद ऑर्थ्रोपोडा, मतलब जितने भी इंसेक्ट आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा में पाया जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मतलब इंसेक्ट में, ठीक है। और इसमें पाया जाता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में हम सब आ जाते हैं, ह्यूमंस भी आ जाते हैं, है ना। तो इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, राइट। तो और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इनके पार्ट्स होते हैं बॉडी को, इन बॉडी के पार्ट को, सेगमेंट को मेटामियर्स बोलते हैं, ठीक है, नोट कर लो, मेटामियर्स, है ना। तो ये ट्रू सेगमेंटेशन होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं फॉल्स सेगमेंटेशन, है ना, फॉल्स सेगमेंटेशन। तो फॉल्स सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखो फॉल्स सेगमेंटेशन का मतलब, इसको बोलते हैं स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, स्यूडो का मतलब होता है झूठा, सेगमेंटेशन। तो स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी आपको एक्सटर्नली तो लगेगी कि कई सारे चेंबर में डिवाइडेड है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो इंटरनली, तो बाहर आपको दिखाई देगी कि एक्सटर्नली कई सारे चेंबर में डिवाइडेड है, लेकिन इंटरनली जो बॉडी होती है वो चेंबर में डिवाइडेड नहीं होती है। तो एक्सटर्नल सेगमेंट पाया जाता है और इंटरनल सेगमेंट्स नहीं पाए जाते। इसमें जो एक्सटर्नल सेगमेंट पाए जाते हैं, इसको हम लोग मेटामिर्स नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रोग्लॉटिड बोलेंगे, प्रोग्लॉटिड्स बोलेंगे, प्रोग्लॉटिड, प्रोग्लॉटिड्स, है ना। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाता है। सो नोट कर लो, ये पाया जाता है किसमें किसमें, टेप वॉर्म में पाया जाता है, टेप वॉर्म, है ना। तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, सर एक बार फिर से रिपीट करना सर, फॉल्स सेगमेंटेशन। मैं बताता हूँ। फॉल्स सेगमेंटेशन में क्या होता है ना, बॉडी आपको ऊपर से दिखाई देगी कि अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड। जैसे आपने मेट्रो देखा ना, मेट्रो, तो मेट्रो ऊपर से तो लगती है ना कि अलग अलग बोगियां इसमें है ना, Yes, लेकिन sir. जब अपना अंदर जाते हैं तो अपन अंदर के कैसे लगते हैं, अंदर बिल्कुल एक प्लेन लगती है ना कि एक ही पूरा सेगमेंट है। तो Yes. मेट्रो में जो पार्टीशन है ना, वो पता क्या है, वो है स्यूडो सेगमेंटेशन, है ना। तो हम लोग उसको अब एक बोगी को अपन क्या बोलेंगे, प्रोग्लॉटिड कहेंगे। तो हम मेट्रो में क्या देखते हैं, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्रेजेंट बट नॉट इंटरनल। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब हम लोग बात करते हैं वो जो कार्गो ट्रेन होती है, जो ये ले जाने का काम करती है, डीजल पेट्रोल ले जाने का काम करती है, कोल ले जाने का काम करती है, तो कार्गो में आप देखते हो हर बोगी अपने आप में अलग अलग होती है। वो क्या है, वो ट्रू सेगमेंटेशन है ना। तो उसको हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलेंगे, उसके हर बोगी को अपन क्या बोल सकते हैं, मेटामेर बोल सकते हैं। आप समझ आया, Yes, sir. ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लेना, ये पाया जाता है टेप वॉर्म में पाया जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन।
ठीक भाई, राइट। नोट करिए सब लोगों ने, यस सर। अर्पित, सांची, श्रेष्ठा, नोट कर लिया? ठीक है, तो ये हो गया सेगमेंटेशन। और कुछ बचा? सेगमेंटेशन मैंने बढ़ा दिया। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीलोम। आप मेडिकल वाले से भी बोलोगे कि आप डिफाइन कर दो सीलोम को, सीलोम आपको समझा नहीं पाएगा कि सीलोम होती क्या चीज। वेरी कंफ्यूजिंग। सीलोम कोई बता सकता है व्हाट इज सीलोम? एनी वन ऑफ यू? देखो, सीलोम समझो मेरी बात, क्या होता है सीलोम। अभी क्या है, हमारी एक बॉडी की एक्सटर्नल वॉल, ये हमारा मसल्स या हमारी बोन्स वगैरह है ना। अब आपको भी पता है कि मसल्स, बोन, इससे इसके अंदर एक खाली जगह है। उस खाली जगह में हमारा हार्ट भरा है, हमारे लंग्स भरे हुए हैं, हमारे स्टमक भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है। ये अब क्या है कि वो जो लंग्स, हार्ट, स्टमक ये सब भरे हुए हैं, और ये बॉडी की बाहर वाली जो लेयर, इसके बीच में लिक्विड भरा हुआ है, और इसके बीच में जगह है, उस जगह में लिक्विड भरा हुआ है। उस जगह को सीलोमिक कैविटी बोलेंगे। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। उस जगह को सीलोमिक कैविटी बोलेंगे, और उसके अंदर जो लिक्विड भरा है उसको सीलोमिक फ्लूइड बोलेंगे, राइट। तो ये कहलाती है सीलोम, है ना। नॉर्मली जो सीलोम होती है वो बनती है किससे? मीजोडर्म से बनती है नॉर्मली। तो नेक्स्ट आप लोग डालोगे, नेक्स्ट है सीलोम। तो मैं आपको अब दिखाता हूं डायग्राम सीलोम। देखो, अरे, अब जिनमें ये सीलोम पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं सीलोमिक कैविटी। अब आप देख पा रहे होंगे कि सबसे अंदर क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, है ना। एलिमेंट्री कैनाल सबसे बाहर की तरफ क्या है? ये आपकी एक्टोडर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, शायद यहाँ पे नहीं दिया गया एक्टोडर्म। तो सबसे बाहर ये होगी एक्टोडर्म, और ये आपकी मीजोडर्म हो गई जिससे सीलोम बनी है। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसे हम बोलेंगे एंडोडर्म, जिससे आपकी एलिमेंट्री कैनाल बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे बाहर है एक्टोडर्म, फिर बीच में क्या है? मीजोडर्म। और मीजोडर्म में आप देख पा रहे हैं, मीजोडर्म से ही आउटर और इनर लेयर के बीच में, मीजोडर्म की लेयर के बीच में एक जगह है जिसको कि हमने क्या बोला? सीलोमिक कैविटी। और इस सीलोमिक कैविटी के अंदर एक लिक्विड भरा है जिसको हम सीलोमिक फ्लूइड बोलेंगे, है ना। यहाँ पे देख लो सीलोमेट। सीलोमेट में क्या होता है? सीलोम इज कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म। तो मेनली सीलोम जो है, ये जो सीलोम है जिसको सीलोमिक कैविटी बोलते हैं, ये बाहर से और अंदर से एक लेयर से लाइंड है जिसको कि हम मीजोडर्म बोलते हैं, और ये हो गई एंडोडर्म। तो ऐसी कैविटी को सीलोमिक कैविटी। तो जिनमें सीलोम पाई जाती है इन्हें सीलोमेट बोलते हैं। जिनमें सीलोमिक कैविटी नहीं पाई जाती तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, तो पहले सबसे पहले कौन होते हैं? जिनमें सीलोम पाई जाती है, सीलोमेट कहते हैं। ठीक है, दूसरे वो जिनमें सीलोमिक कैविटी नहीं पाई जाती, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें हम लोग बोलेंगे एसीलोमेट। किसी किसी में ट्रू सीलोम नहीं पाया जाता है ना, ट्रू सीलोमिक कैविटी पाया, उसका क्या मतलब हुआ? छोटे छोटे पैचेस पाए जाते हैं जिनमें लिक्विड भरे होते हैं, उनको हम स्यूडो सीलोमेट बोलते हैं। स्यूडो सीलोमेट। तो सीलोमिक कैविटी के एंगल से हम इनको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीलोमेट, एसिलोमेट एंड स्यूडो सीलोमेट। ठीक है, समझ आ गया क्या सीलोमिक कैविटी क्या होती है? नोट करो।
नोट करें, सीलोम इज और ट्रू सीलोम इज अ बॉडी कैविटी. ट्रू सीलोम इज a body cavity which arises from mesoderm, which arises from mesoderm. Full stop. This coelom remains filled with coelomic fluid. This coelom remains filled with coelomic fluid. Full stop. It is found in मतलब सीलोमेट कौन कौन होते हैं? एनालिडा, मतलब आर्थ्रोवॉर्म में. इट इज फाउंड इन एनालिडा. सेकंड, इकाइनोडर्मेटा, फाउंड इन एनालिडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा. इकाइनोडर्मेटा का मतलब हुआ स्टारफिश एग्जांपल, एंड कॉर्डेटा, जिनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है. नेक्स्ट, in some of organism like sponges and cnidarians, coelomic cavity is not found. They are called acoelomate. They are called acoelomate. Next, some of organism which have incomplete coelomic cavity. Some of organism which have incomplete coelomic cavity, like roundworm, they are called pseudocoelomate. They are called pseudocoelomate. with round क्या? Like roundworm, राउंडवॉर्म निमेटोहेल्मिन्थिस बोलते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चलकर. दे आर कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट. तो ये था द फैक्टर ऑफ डिवीजन, मतलब द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, द फैक्टर्स बाय व्हिच वी हैव डिवाइडेड एनिमल किंगडम. तो ये इतने सारी चीजें थी जो आपको क्लियर होनी चाहिए. कहीं पे कोई डाउट हो बताइए. एनी डाउट? नो सर. नेक्स्ट क्लास में पोरीफेरा से स्टार्ट करेंगे. पोरीफेरा, निडेरियंस, ये सब करके स्टार्ट करेंगे और एक एक करके क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लासिफाई करते जाएंगे. ठीक है, कोई डाउट हो कहीं पे, कुछ ना समझना. और ये बहुत जरूरी है. सीलोमेट क्या होते हैं बार बार हम लोग यूज करेंगे कि बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल, दे आर स्यूडोसीलोमेट, ट्रू सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट. वहां पे अगर आपको ये नहीं क्लियर है, और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं सीधे फाइलम पढ़ना शुरू कर देते हैं और कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ते, और उनको क्लियर ही नहीं हो पाता कि आखिर इस बात का, इस टर्म का मतलब क्या है. Until unless आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं पता, आप यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द एनिमल किंगडम. अब बाकी चीजें आपको बहुत इजी लगने लगेंगी अगर आपको ये समझ में आ गया. श्रेष्ठा समझ में आया बेटा? श्रेष्ठा रिप्लाई करो बेटा, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा. साक्षी, अर्पित, क्लियर है? यस सर. Yes. ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, और कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, थैंक यू सर. वेलकम बेटा, वेलकम बेटा, बाय.